हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमएमएस सीपीएम। कल मैंने आपको पढ़ाया था ईआरएम, और ईआरएम में मैंने आपको बताया था कि कल को सीपीएम कराएंगे जब अलग अलग वैल्यू की बात होगी। ठीक है, ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पेपर के अंदर, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊँगा, फिर ये सीपीएम कहाँ लगना है ये आपको बताऊँगा, फिर सीधा सीपीएम पर बेस्ड सवाल शुरू कर देंगे। वह सवाल जो अलग अलग बुक्स में दे रखे हैं या फिर प्रीवियसली एसएससी ने किसी न किसी एग्जाम में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपी और एमटीएस में पूछे हुए हैं। ठीक है, आइएगा चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं और मैं आपको सबसे पहले इसको बेसिक से करके बताता हूँ। हो सकता है आपने अब तक कर भी लिया हो, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने पहले नज़र से निकाल रखा है तो इट वुड नॉट बी टू डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन टाइम। ओके, आइएगा शुरू करते हैं। दो व्यक्तियों की आय दे रखी है 5:3 में। ओके भैया, कह रहा है कि उनका जो आय को आई से डिनोट कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च 9:5 में, बोलते नहीं है। और सेविंग्स जो दे रखी हैं वह दे रखी है, इस पहले आदमी की तो 13,000 रुपये और दूसरे की 900 रुपया। ये 13,000 नहीं है, 1300 है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो टोटल आय या इनकम होती है ना, वह होती है खर्च प्लस सेविंग मतलब बचत। ठीक, और अगर आपको बचत निकालनी है तो आय में से खर्च घटा दीजिएगा। अब हो क्या रहा है, यहाँ तो इनकम 5 है और एक्सपेंडिचर 9 आ रहा है, तो यहाँ बचत तो होगी नहीं, तो माइनस में चलेगी बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि रेशियो इम्बैलेंस फॉर्म में है, इसको बैलेंस फॉर्म में बनाइएगा। ठीक, इस बैलेंस फॉर्म को कैसे बनाएंगे तो सीपीएम बताएगा, लेकिन फिलहाल जो बेसिक्स होते हैं उससे हम इस सवाल को करने लग रहे होंगे। आइएगा शुरू करते हैं। चलो मैं नीचे कर देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। अब 5:3 है तो क्या मैं इनकम इसकी 5x और 3x ना मान सकता? मान सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आई रही होगी। अच्छा, अब अगर आय है उसमें खर्च लिख रहा है और एक बचत लिख रही है। ठीक, अच्छा, इसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर आय में से बचत घटा दे, अगर आय में से बचत घटा दे तो खर्च के रेशियो निकल आएंगे। तो इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं, पहले की बचत जो है की है 1300 रुपया, दूसरे की कर रहा हूं 900 रुपया, और ऐसा करने पर अब हमें खर्च के रेशियो मिल जाएंगे, एंड दैट इज 9:5। इतनी बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। क्या किया है मैंने, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बचत को इधर ले आया हूं। आय माइनस बचत इज इक्वल टू खर्च, आय माइनस बचत इज इक्वल टू खर्च, आय माइनस बचत इज इक्वल टू खर्च। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा, तो उसके बाद फिर सीधा 9:5 में रख देंगे, क्रॉस मारेंगे। 5 पंजे 25x माइनस के 13 पंजे 6500 बराबर 9 तवैया 27x माइनस के 9 में 8100। ठीक है, 27 में से 25 गए तो यहाँ 2x बचे, बराबर ये 65 है और ये 8100। देखो 65 में 15 जोड़ोगे तो सीधा 8000 हो गए, और 100 फालतू है तो 1600 हो गया। 2x की बराबर 1600 है तो x की वैल्यू 800 आ गई। प्योर बेसिक मेथड से मैं बताने लग रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 800 आ गई तो मैंने जो इनकम मानी थी, इनकी मानी थी 5x और 3x। ये जो इनकम दे रखी है ये 5x और 3x लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो है। यहाँ से x की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू 5 8 40 मतलब 4000 रुपये, इसकी 5 8 थी 2400 रुपये, और ये दोनों आंसर हो गए, ये 4000 ये 2400। दोनों के आय के ऑप्शन है 4000 और 2400। हो सकता है इसका आगे चल के अंतर पूछ ले तो दोनों को जोड़ देते तो 6400 आंसर आता, और अगर अंतर पूछता तो 1600 आंसर आता। ठीक, ये एक बेसिक है, आपको बुक्स में या कहीं पे भी ऐसे बेसिक मिल जाएगा। एक बात हुई, आइएगा अब मैं यहाँ से आपको सीपीएम बता रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक बार सीपीएम गले उतर गया तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसे रफ करो, इसे रफ करो, इसे भी रफ कर दो, इसे अब लिखूंगा मैं सही से। ये सेविंग्स है और ये पहले की सेविंग है 1300 रुपये, दूसरे की है 900 रुपये। ध्यान से देखना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जब हम क्रॉस करेंगे तो 5 इस पहले तो इनकम के रेशियो लिख लो, फिर एक्सपेंडिचर के लिख लो, और फिर सेविंग्स के नीचे लिख दो। सही,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 5 पंजे 25, इसकी इसमें करो 9 तिया 27, इन दोनों का डिफरेंस होता है 2। सही। अब इस 9 की इसमें करो 9 नेम 8100, इस 5 की इसमें करो 13 पंजे 6500, दोनों का डिफरेंस लो दैट इज 1600। तो यहां इस 2 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू 800। अगर 1 की वैल्यू 800 तो 5 की वैल्यू 4000 और 3 की वैल्यू 2400 आंसर है। समझ में आई बात? दोनों को क्रॉस करेंगे, उनका डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस, और वो आंसर निकाल देंगे। एक बात तो ये हो गई, ये तो सीपीएम होता है। सीपीएम के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये यहाँ से जो भी तुम कोई वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ जो 1 की वैल्यू आएगी वो 1 की वैल्यू इस ऊपर वाले में ही लिखनी है और किसी नीचे वाले में मत डालना। ये नीचे वाले में आंसर कई बार सही भी देगा और कई बार नहीं भी, तो आपको नहीं ही डालनी है, क्योंकि पेपर में अगर ऐसा केस हुआ तो इतना टाइम नहीं होगा। ये सिर्फ सीपीएम ऊपर वाले की वैल्यू देगा, नीचे वाले की नहीं देता है। ऊपर अगर आपको एक्सपेंडिचर की निकालने तो आप ऊपर एक्सपेंडिचर पटक लो और नीचे इनकम कर लो, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं आएगा, फिर आपको एक्सपेंडिचर के रेशियो निकल आएंगे। लेकिन अभी इनकम के पूछने थे तो मैंने इनकम रखी है, तो 1 की वैल्यू 800, तो 5 की वैल्यू 8 पंजे 40 और 3 की वैल्यू 8 तिया 24 ऐसे। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा सर अगर एक्सपेंडिचर निकालना हो तो क्या करेंगे? अरे मेरे बेटा, अगर 4000 इसकी इनकम है और 1300 रुपया उसने बचा लिए हैं, तो इसका मतलब 2700 खर्च किए ना, घटा दो। और दूसरे ने 2400 कमाया, 900 रुपये बचा लिए, तो इसका मतलब 1500 रुपये खर्च कर दिए। आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन 1 की वैल्यू 800, 9 की वैल्यू डालोगे तो 7200 आ जाएगा, जबकि यहाँ सही आ रहा है 2700 और ये 1500, रेशियो सेम है, 9 तिया 27, 5 तिया 15। क्लियर होगी बात? सीपीएम से भी ऊपर वाले पे ही लगना है, नीचे वाले पे कभी नहीं लगेगा। ठीक। और जो भी 2 रेशियो दे रखी हो उनको एज इट इज रखिएगा, और जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी हो वो उनको सबसे नीचे, रेशियो ऊपर दोनों, उनमें से जिसकी वैल्यू निकालनी हो उन्हें टॉप पर लिख दीजिएगा, क्योंकि सीपीएम उसी की वैल्यू निकाल के देगा, और जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी हो वो नीचे। समान वैल्यू होती तो ईआरएम लगा देता, पिछले सेशन में बताया था, लेकिन सीपीएम में ईआरएम इनबिल्ड होता है। अगर यहाँ समान वैल्यू भी आएगी तब भी सीपीएम लग जाएगा और ईआरएम से तो हो ही जाएगा, लेकिन ईआरएम की फाउंडेशन ये है कि वो डिफरेंट वैल्यू पे काम नहीं करता है। डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने सीपीएम को लगा रखा है, तो डिफरेंट वैल्यू, अगर यहाँ पे सेविंग सेम होती तब भी मैं आपको कर देता। क्लियर होगी बात? सीपीएम और ईआरएम का यूज करके एज का चैप्टर खत्म किया जा सकता है। जब मैं आपको एज पढ़ाऊंगा तो इन्हीं 2 चैप्टर ईआरएम से खत्म करा देंगे, सीपीएम तक भी जरूरत पड़ेगी नहीं बात। अभी फिलहाल हमारा मोटिव कुछ और है, तो हम सिर्फ सीपीएम पे ही चर्चा करेंगे। मैंने पहले ये क्वेश्चन बेसिक से करके बताया और फिर आपको अब मैं सीपीएम करके बता दिया। अब मैं कोई भी क्वेश्चन बेसिक से नहीं करके बताऊंगा जब तक कि जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सारे क्वेश्चन मैं सीपीएम से सॉल्व करूंगा। अंडरस्टूड? आइएगा, आप चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। फटाफट सवाल मैंने आपके स्लाइड में लगा रखे हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे सवाल। बहुत बुरे का मतलब वो है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, ये तुम्हारी समझ में ना आए। राम और श्याम है, इनकी आय का अनुपात, राम और श्याम है, इनकी आय का अनुपात 3:2, और उनके व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात 2:1। ठीक। यदि प्रत्येक 4000 रुपये की बचत करता है, देखो समान वैल्यू ना आ गई, समान वैल्यू नीचे, ये भी 4000 रुपये बचा रहा है, ये भैया भी 4000 रुपये बचा रहे हैं। ठीक। तो कह रहा है राम की आय बताएं, मतलब ये भैया राम है और ये भैया श्याम है। राम से आय के अनुपात इतने, एक्सपेंडिचर इतना, सेविंग इतनी, राम की आय बतानी है। और ऑप्शन तुम्हारे लिए लिख दूं क्या? लिख देते हैं, जीरो हो सकता है, आगे पीछे हो जाए। सीपीएम से करेंगे डायरेक्ट सवाल। देखो जरा ध्यान से, इस राम से हमको हटा दो क्योंकि हमारे पास स्पेस ऐसे ही है। इस 1 की 3 में मल्टीप्लाई करो तो ये 3 आ गया, इस 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो ये 4 आ गया, 2 में से 4 घटा दो 1 आ गया, 2 की 4 में करो 8000 आ गया, 1 की 4 में करो 4000 आ गया, दोनों का डिफरेंस ले लो 8000। 1 की वैल्यू अगर 8000 है तो राम की पूछिए 8 तिया 24, तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब ये कोई बात होती है? 3 और 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 4 हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से 4 गए तो 8000 थोड़ी आएगी भाई, कौन सा गणित है भाई? 4000 आएगी। 1 की वैल्यू 4000 तो 3 की वैल्यू 4 तिया 12। क्लियर होगी बात? इस तरीके से आगे देखेंगे। एक और सवाल ले रहे हैं, इसे हटा रहा हूं।
ए और बी की ए और बी की इनकम का रेशियो वो दे रखा है 2:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो वो दे रखा है 1:2। ठीक, यदि प्रत्येक की बचत मतलब सेविंग, यदि प्रत्येक हर हफ्ते 200 रुपये बचा रहे, ये भी 200 ये भी 200, इस बार सेम कर दिया, तो उनकी आय का योग बताना है, उनकी आय का योग बताना है। करिएगा भैया जी। नहीं भाई एक में रुको जरा, 2:3 1 2 प्रत्येक 24,000 रुपये, ये दूसरा सवाल है, ये 24,000 है, 200 रुपये दूसरा आएगा, ये भी 24 है। अब आपको बताना है ए की आय 24K 72K और 19,200 और 48K, 24,000। सिंपल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करीजिएगा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 2 की इसमें करोगे तो भी 24, 48। तो यहाँ लिख दीजिएगा 24,000, यहाँ लिख देगा 24 दूनी 48,000, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 24,000, 1 की वैल्यू यहाँ से 24 आ गई, 24 ही आंसर है। क्लियर। दूसरा देखो, आप ये जानते हैं कि यहाँ सेम वैल्यू है और इन दोनों का डिफरेंस ही मुझे यहाँ पर लेना है, तो 1 में से 2 घटा दीजिएगा 1 और उसमें 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? मैं कह रहा हूँ जब यहाँ पे सेम ही वैल्यू है और दोनों का डिफरेंस लेना है तो लास्ट में 24 तो कॉमन ही आएगा और घटेंगे ये दोनों रेशियो, तो पहले ही घटा लो, 1 2 में से 1 गया, 1 बचा और 1 की वैल्यू यहाँ 24 ही आनी है, नहीं तो क्रॉस करके माइनस कर लेना, और कुछ नहीं। एक और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। यदि ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है, ठीक है। यदि दोनों हर हफ्ते 200 रुपये बचाते हैं, ये भी 200 ये भी 200, तो उन दोनों की आय का योग बताना है, योग बताना, आय का योग। देखेंगे भैया जी, इस पर 9 तिया 27, 7 चौक 28, दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। एक बात, अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब ये दोनों सेम सेम हैं तो यहाँ 1 की वैल्यू डायरेक्ट 200 ही तो आएगी, यहाँ पे तो डिफरेंस 1 का था, 2 का होता तो 400 आती। फिर भी देखो 3 दूनी 600 और 4 दूनी 800, 800 में से 600 गई तो 200, तो इस 1 की वैल्यू 200 आ गई। अब दोनों का योग पूछ रहा है तो देखो आप, मैं कह रहा हूँ दोनों का योग यही निकाल लो, अलग अलग मत निकाल लो। 9 और 7 हो गए 16, 1 की वैल्यू 2 थी तो 16 की वैल्यू 3200 आ जाएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, 1 की वैल्यू 200 तो 9 की वैल्यू 1800 और यहाँ 7 दूनी 1400, इन दोनों को जोड़ देते तो 3200 आता। जब दोनों का सम पूछा है तो 8 9 16 की डायरेक्ट निकाल दी। एक बात हो गई, डिफरेंस पूछ रहा था 2 का मान निकाल देते। अब 7 और 9 16 दोनों की आयों का योग पूछा है तो 16 का मल्टीपल ही आंसर होगा। तो देखो ये तो 16 का मल्टीपल होता नहीं है, ना ये होता। 16 3 48, 16 दूनी 32, इन दोनों में ही संभव था। 2 ऑप्शन तो देखकर एलिमिनेट हो रहे हैं। ऑप्शन रेशियो जब भी करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें क्योंकि ये कभी कभी लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, आइएगा। यदि उनकी मासिक आय इनकम 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 और प्रत्येक 400 रुपये की बचत करते हैं, 400 ये भी 400, तो उनकी आय, मासिक आय बताइए कितनी है टोटल? ₹2300 कुल मासिक आय बतानी है। बेसिक से क्वेश्चंस हैं, फिर धीरे धीरे मैं इनको बढ़ा भी दूंगा।
और एक टाइप पर इतने क्वेश्चन लेने का सीधा मतलब बस इतना सही है कि जब भी आपको सीपीएम का क्वेश्चन पेपर में आए तो तुम्हें पहली बार में हिट हो जाए। एमएमएस टुडे का सिर्फ इतना ही मोटिव रहता है। तो भैया जी 6 तिया 18 और 5 चौक 20, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 आ गया। 4 चौक 1600 और 3 चौक 12, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 400 आ गया। फिर से मैं कह रहा हूँ जब सेविंग सेम है, सेविंग सेम होती हैं तो इन दोनों का डिफरेंस ही ले लो, एक आएगा और एक की वैल्यू 400 वही आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू 200, दोनों का सम पूछा है तो 6 5 11, 11 इंटू 200 तो हो जाएगा 2200। दूसरा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब दोनों की इनकमों का योग पूछा तो 6 5 11 का मल्टीपल आंसर होगा। इसमें से एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 6। यदि अमित और वीरी की इनकम का रेशियो है 3:2 और उनके खर्च के अनुपात है 5:3 और वह वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करते हैं, ये दोनों सेम बचत कर रहे हैं, तो अमित की आय बताएं। अमित का मतलब इस पहले वाले भैया की आय का मान बताना है 9,876। करेंगे। जब तक इसे करो मैं तो एक और क्वेश्चन उतार देता हूं तुम्हारे लिए, खाली नहीं बैठने का बा। देखेंगे भैया जी, क्रॉस मारेंगे 3 से 9 बार, 5 से 10 बार, दोनों का डिफरेंस लेंगे 1। यहाँ पर फिर देखो मैं वही कह रहा हूँ, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंस लोगे, इससे अच्छा ये इन दोनों का डिफरेंस ले लो 2 और 2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 2000 डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी वैसे भी कर लेना आप। 1 की वैल्यू 2000 हो गई और मुझे लग रहा है इस पहले वाले की पूछिए तो 3 दूनी 6000 आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पहले से लिख रखा है, समझा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन ये है कि दोनों की आय का अनुपात है 8:5, दोनों के खर्चे के अनुपात है 5:3। यदि इसकी सेविंग 12,000, इसकी सेविंग 10,000 तो दोनों की आय में अंतर। एक बात हो गई, पहली मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों की आय में अंतर है तो इसका मतलब 8 में से 3 गए, 8 में से 5 गए तो 3 अब बचा, तो 3 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है, ये भी नहीं होता है। ओहो क्या बात है, पहले से यार आंसर है। देखो ऑप्शन फंस गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब 4 में से एक ही ऑप्शन बच रहा है 3 का मल्टीपल तो ये ही ना होगा, ये हमें पता चल गया। अब इसे वैसे सॉल्व करो आप। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, सीपीएम लगा के सॉल्व करो। जब तक तुम्हारी खिदमत में और सवाल हम उतार देते हैं बेटा। करेंगे भैया, सीधा क्रॉस मारेंगे। 8 तिया कितना 24 और 5m 25, 25 में से 24 गए तो यहाँ कितना बचेगा 1। यहाँ पर करो
ये 5 की इसमें करोगे तो 5,000, 10,000 है तो 50,000 और 3 है तो 36,000। 50,000 में 36 गए तो 14 बच गए, 14,000। एक की वैल्यू यहाँ 14,000, तो ये पूछा दोनों की आय में अंतर, दोनों का डिफरेंस है 3, एक की वैल्यू 14 तो 3 की वैल्यू 42। खत्म बात। करो अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9। सवाल एक जैसे लग रहे होंगे, आप कह रहे हो सर एक ही पैटर्न पर करा रहे हो, इसलिए करा रहे हैं जिससे आपको ये बार बार याद हो जाए और पेपर में पहली बार में ही हिट हो जाए कि क्या है। बाकी सवाल बहुत सारे हैं, वैरायटी भी बहुत सारी है, लेकिन समय आने पर ही कराया जाएगा। बी की मासिक आय, बी की मासिक आय। अभी मैंने इनकम वाले सवाल ज़्यादा ले रखे हैं, लेकिन मैं आपको सीपीएम को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पर लगाकर दिखाऊंगा आने वाले सेशंस में। अभी बस सीपीएम की जानकारी आप तक पहुंच जाए कि क्या है। जब समान संख्या जुड़ेगी और घटेगी भी, या डिफरेंट संख्या जुड़ रही होंगी घट रही होंगी, तब भी सीपीएम लगाएंगे। आएगा भैया जी। ये 5 पंजे 25 है और ये 9 तिया 27 है, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। और ये 9 नेम 8100 आ गया और 13 पंजे 65। ऐसा लग रहा है कि सवाल मैंने रिपीट कर दिया, क्योंकि 65-81 तो पहले भी आया था, है ना। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग अलग सोर्सेज पर रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन, इसलिए आ गया है स्लाइड में। तो कर लो, आ गया है तो 1600 हो गया। 2 की वैल्यू 1600 तो 1 की वैल्यू 800। हाँ बिल्कुल सेम सवाल है। 40 और 24, 4 8 के मतलब 1000 हो गया है। 8 तिया 3 9 गए नहीं, इसे तुम ऐसा करो 24 करो, इसे 2400 कर लो। 1 की वैल्यू 8 आ गया, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। ठीक है, करो। ये सेम अभी करा दिया मैंने, तीसरे चौथे नंबर पे था ये क्वेश्चन, सेम ही था ये। इसे करो 9 में। क्वेश्चन नंबर 10। अगर इनकम के रेशियो 5-6 हैं, एक्सपेंडिचर के रेशियो 3-4 है, तो 1800 और 1600 उनकी सेविंग्स है। तो भैया बी की मासिक बतानी है। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन इसमें से। करेंगे भैया जी। करेंगे भैया। अगर 5 चौक 20 और 6 तिया 18, तो ये 2 बचा। ठीक है, 16 तिया 4800 और 18 चौक 7200। सही है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 22 और 2 2400। तो 2 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 1200 आ गई। तो भैया बी की पूछिए, मतलब इसकी पूछिए, 12×6 7200 आंसर है। ठीक है, ये सीपीएम का मैंने बेसिक आपको बता दिया। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन डिफरेंस हम डिस्कस करने लग रहे हैं। पहले मैंने आपको बेसिक से करने बताए और फिर मैंने आपको सीपीएम डायरेक्ट लगाना बताया। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने इस वाले सेशन में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर बेस आधारित लिए हैं, जिस पर उनकी सेविंग या तो अलग अलग है और या फिर सेम है, ऐसे आधारित क्वेश्चन है। आगे के सेशन में मैं सीपीएम को इस इनकम और एक्सपेंडिचर के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर सीपीएम को लगाया जा सकता है, बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। उसका बस मैं यहाँ पे एक हिंट लूंगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसके बाद अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सीपीएम और भी बहुत जगह लग सकता है। ठीक है ना, तो आइएगा, इस वाले को हटा देता है और
इसे देखो, अगर आप कर पाओ तो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। किसी कारणवश 50 लड़के छोड़कर चले गए और 50 लड़कियां आ गईं। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:7 हो गया। तो बताएं लड़कों की संख्या कितनी है। बात की या पहले की? उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? शायद मुझे लग रहा है यही वाली पूछी होगी, पहले वाली। ठीक, कोई बात नहीं, अगर इस सवाल को आप कर दो तो जाने। ठीक, ध्यान से समझना। एक तरफ से 50 गए और दूसरी तरफ वही 50 आ गए। समझो इस बात को, एक तरफ से 50 गए और दूसरी तरफ से 50 आ गए, मतलब इधर से निकल के कुछ उधर ऐड हो गया, है ना। ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर 2 का है और ये भी डिफरेंस यहाँ पर 2 का दे रखा है, लेकिन फिर भी हमारी बात बनने नहीं लग रही है। कैसे नहीं बनने लग रही है? बनाओ तो फिर इस बात को। यहाँ प्लस के 4 हुए हैं और यहाँ पर माइनस के 4 हुए हैं। ये पहले से ही बैलेंस दे रखा है। 5 + 4 9 और 3 में से 4 गए तो 7, 4 3 7 हो गया। अच्छा, प्लस के 4 है यहाँ पर, दोनों में 7 दे रखा है। देखो एक काम करो, जब यहाँ पर दोनों में प्लस के 4 दे रखा है, जबकि स्टेटमेंट में कहीं से कुछ जा रहा है और कहीं पे कुछ जुड़ रहा है, तो ये दोनों प्लस तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये इम्बैलेंस फॉर्म में है। तो इसको बैलेंस फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करके देख लो 10, 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो 6। अब देखो जरा ध्यान से, 10 से ये 9 हो गया, मतलब माइनस का 1 हो रहा है। अगर इतनी ही क्वांटिटी उधर भी बढ़ जाए तो इसका मतलब बैलेंस हो गया। 6 से 7 हो गया, मतलब ये 1 बढ़ रहा है। 1 यहाँ से जो निकला वो वहीं जाकर ऐड हो गया, और वही वो कह रहा कि 50 बच्चे यहाँ से गए और 50 बच्चे वहीं जाकर ऐड हो गए। इस 1 की वैल्यू 50 उन्होंने दे रखी है, 1 की वैल्यू 50 है, तो 110 की वैल्यू बतानी है। 500 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियसली सवाल पेपर में आया हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, मास्टर जी CPM चल रहा था, कहाँ से बता दिए भाई? आएगा, नेक्स्ट सेशन का इंतजार कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको, ये अलग है, रेशियो से अलग चलेंगे। रेशियो के बेस्ड क्वेश्चन है जो इनकम एक्सपेंडिचर पर आधारित नहीं होंगे, उन पर भी हम CPM को लगाना सीख रहे होंगे। ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बेसिक CPM करा दिया, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस और ऐसे पिछला ERM लिया था उस पर भी आप देख लीजिएगा। फिर हम चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। जय हिंद।